Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is all about DSSSB Statistical Assistant. तो हम हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे थे. तो आज मैंने जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग का पार्ट 3 किया है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपने 2019 या 17 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें देखा होगा LLP के मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. मतलब जैसे एक प्रोबेबिलिटी आ गया तो उसमें प्रोबेबिलिटी के कम से कम 7-8 क्वेश्चंस होते हैं. ऐसे ही लीनियर प्रोग्रामिंग अगर आ गया है तो उसके ऐसे ही 7-8 क्वेश्चन है. एक आपका टाइम सीरीज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हमारा एलपी हो जाएगा, एलएलपी हो जाएगा, उसके बाद हमारा टाइम सीरीज करेंगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, जैसे हमने एलएलपी पढ़ा है ऐसे ही हमारा टाइम सीरीज पढ़ेंगे. तो ये है मेथड्स ऑफ एलपी प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड देखा था. ठीक है, जिसमें हम ग्राफ के थ्रू फिजिबल रीजन फाइंड आउट करते थे. ऐसे ही और भी वेरियस टाइप्स ऑफ एलपी प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं. तो उस पे बेस्ड मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं. जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे ना, उसके बाद हम फुल फ्लेज एक एक बार जो भी एलपी के मेथड्स है उनको एक एक बार एक क्लास में मैं सारे आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूंगी. चलो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास. So this is the first question. What are the graphical method, simplex method and transportation method concerned with? तो आपका ग्राफिकल मेथड मैंने अभी बताया था. सिंप्लेक्स मेथड अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के तो उसमें सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो ये सब पार्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग का. ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स क्या है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज्ड होती हैं. तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, फिजिबल रीजन देखते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम ग्राफ पे प्लॉट करके उसके ऑप्टिमम सॉल्यूशंस निकालते हैं. निकाला था ना हमने, हमारा फिजिबल रीजन आया तो ये कॉर्नर पॉइंट्स आ जाते हैं. तो ग्राफिकल से हमें ऐसे मिलता है. सिंप्लेक्स मेथड क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशन है जो कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने का है. अभी तक हमने ग्राफिकल देखा है. सिंप्लेक्स क्या है, ग्राफ अलजेब्रिक ऑपरेशन है जिससे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकालते हैं. वहीं पे एक ट्रांसपोर्टेशन मेथड भी है जो कि बताता है रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें एफिशिएंटली. ठीक है, फ्रॉम सोर्सेज टू डेस्टिनेशन तक. तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा एक कंसेप्ट है, हम ये भी करेंगे. ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि अगर इस बार प्रीवियस क्वेश्चंस उन्होंने एलपी पे पूछे थे तो अब वो ट्रांसपोर्टेशन पे भी पूछ सकते हैं. असाइनमेंट भी है. अभी काफी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं जिसकी मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराऊंगी. अभी हमारे पास टाइम भी है. एग्जाम फेब्रवरी में होगा, मे बी फेब्रवरी से भी डिले हो जाए. कोई भी कुछ भी कंफर्म नहीं है. क्योंकि ये होता है कि कोई भी आपकी अगर एप्लीकेशन आई हुई है अप्लाई करने की, उसके 5 मंथ के बाद तो है चांसेस कि उसके एग्जाम हो जाएंगे. जैसे अब पीजी का है ना, तो अभी इसके एग्जाम होने में 5 मंथ लगेंगे कम से कम. अब ऐसे ही हमारा असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की तो वैकेंसी काफी पहले आ चुकी है. तो 5 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गए हैं. तो मे बी है कि फैब में हो जाए. तो तब तक हम हमारे सारे टॉपिक्स कर देंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है, सिम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज कंसर्न कंसिडर एज अ इनफिजिबल वेन. अब क्या होता है, सिंप्लेक्स प्रॉब्लम को हम इनफिजिबल कब बोलते हैं, जब क्या होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल इज प्रेजेंट इन बेसिस. क्या होता है उसके एक्सप्लेनेशन बताती हूँ. सिंपलेस्ट प्रॉब्लम इज कंसर्न कंसिडर इनफिजिबल व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम. कि मतलब जो आपने सिंप्लेक्स प्रॉब्लम्स यूज करी है उसको इनफिजिबल हम कब कंसिडर करते हैं, जब वहां पर एक भी सोल्यूशन ना निकला हो जो कि सारे कंस्ट्रेंट को जो प्रॉब्लम के गिवन होते हैं उसको सेटिस्फाई करे. दिस कैन अकर व्हेन अ कंस्ट्रेंट आर कन्फ्लिक्टेड एंड कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई. जब ये कब होता है, जब आपको कंस्ट्रेंट गिवन होते हैं ना कि लेस देन इक्वल टू वाई, वाई इक्वल्स टू लेस देन, या एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. ऐसे अगर इनमें से एक भी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है या फिर एक दूसरे में कन्फ्लिक्टिंग आ रहा है, तब ये क्या हो जाता है कि इसमें हो जाता है कि नो सोल्यूशन. ठीक है, ऑन व्हेन देयर इज नो सोल्यूशन दैट सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, दैट इज ऑल द वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव. होता है ना कि हर कोई नॉन नेगेटिव होना चाहिए. इसका मतलब ये है ना ही एक्स की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए ना ही वाई की नेगेटिव होनी चाहिए. कई बार सोल्यूशन ये चीज भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं. इन दिस केस सिंप्लेक्स एल्गोरिथम विल नॉट बी एबल टू find a feasible solution and will terminate within an infeasibility message. तो उस केस में क्या होता है कि वो सिंपलेस्ट जो एल्गोरिथम है वो फिजिबल सोल्यूशन नहीं निकाल पाती है और उसको हम इनफिजिबिलिटी कंसिडर कर देते हैं. ठीक है, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्टिफिशियल वेरिएबल इज प्रेजेंट
n बेसिस। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। ये अभी आपको अभी थ्योरी के बेसिस पे पढ़ लीजिए, मैं आपको सिंप्लेक्स प्रॉब्लम का टॉपिक कराऊंगी, तब आपको क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं। This is the next question. In a transportation problem with 4 supply point and 5 demand points, how many constraints are required to in its formation? देखो ये आपका मैंने जब सबसे पहले एलपी की प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया था, उसमें क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था कि आपके पास एम का मतलब होता है सप्लाई पॉइंट, एन का मतलब होता है हमारा डिमांड पॉइंट्स। जब आपको नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट निकालने होते हैं तो हमें एम प्लस में एन करना होता है। जब हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालने होते हैं तो हम एम की मल्टीप्लाई एन से करते हैं। और जब हमें नंबर ऑफ इक्वेशंस निकालनी होती है तो अब हम एम प्लस एन माइनस वन करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मेनी कंस्ट्रेंट पूछा है, तो कंस्ट्रेंट का फॉर्मूला होता है एम प्लस में एन। तो 4 प्लस में 5 इक्वल्स टू 9, ऑप्शन नंबर 4 तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं आपका देख भी रही हूँ आपको प्रीवियस कुछ याद है या नहीं, तो ये फॉर्मूले These formulas are very important. जरूरी नहीं है नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट पूछे, वो आपसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन भी पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है if the I constraint of the preamble the की maximization is equality, then the dual that is minimization variable that is yi is, आपको गिवन है कि आपकी ith कंस्ट्रेंट है जिसमें प्रियम्बल की द मैक्सिमाइजेशन की इक्वालिटी बताई गई है। ड्यूअल का मतलब है मिनिमाइजेशन ऑफ वेरिएबल, जिसको हमने y से डिनोट किया है। इज क्या होगा, इसका होता है अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। इसका मतलब क्या है, फॉर every linear programming problem there is a unique related linear programming problem with the same data that describe and solves the original problem। क्या कह रहा है कि कोई भी एलपी कोई मतलब जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है, देर इज अ यूनिक रिलेटेड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद द सेम डेटा, उसके साथ ही उसी सेम डेटा से एक और कोई यूनिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनी होती है जो कि सॉल्व करी जाती है, ओरिजिनल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करती है। मतलब एक प्रॉब्लम से भी आप दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं छोटी, उसको सॉल्व करते हैं जिससे कि डायरेक्ट आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इन ड्यूअलिटी द गोल इज टू find a transpose matrix of the preamble problem that was given to us at a start। आपको एक स्टार्टिंग में प्रियम्बल मतलब प्राइमरी, मतलब कि प्राइमरी प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, आपको प्राइमरी प्रॉब्लम दी हुई है, उसको सॉल्व करने के लिए हम एक उसके कि मतलब सबऑर्डिनेट मतलब इन द सेंस उसकी ड्यूअलिटी बना लेते हैं, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना लेते हैं जो कि गोल इसी का फाइंड करने के लिए बनाई गई है। इट इज डन बाय स्विचिंग द ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और ये कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का ना जो प्रॉब्लम होती है उसके रोज एंड कॉलम्स को चेंज कर देते हैं। द आंसर टू द बोथ द प्रॉब्लम विल बी सेम इन द एंड। और मतलब इस प्रॉब्लम का भी आंसर इस प्रॉब्लम का भी आंसर लास्ट में क्या आना है, सेम ही आना है। हम प्रॉब्लम की जो मैट्रिक्स आपको गिवन होती होगी हम उसको ट्रांसपोज करके दूसरी तरीके से बना लेते हैं, उसका सेम ही आंसर आएगा, जो इसका आएगा वही उसका आंसर होगा। यही हमारी ड्यूअलिटी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये आपका प्रियम्बल है, दैट इज आपको मैक्सिमाइजेशन, हमने उसका ड्यूअल बनाया है जिसको हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने मैट्रिक्स चेंज करके कोई मैक्सिमाइजेशन की थी, हमने उसे मिनिमाइजेशन में चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब ith कंस्ट्रेंट से क्या होता है, लेस देन इक्वल टू है, इसमें होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तब इसकी सिचुएशन क्या होगी, इसमें तो लेस देन इक्वल टू है, तो इसमें क्या होता है, ith वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 0 होगा। जब ith कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तब इसमें लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। जब ith कंस्ट्रेंट इक्वल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, j का कंस्ट्रेंट क्या होगा, वेरिएबल आर अनरिस्ट्रिक्टेड। यही आपका क्वेश्चन था ड्यूअलिटी में कि अगर आपका ith मतलब कि आपका प्रीएम्बल क्या है, इक्वालिटी दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपका प्रीएम्बल इक्वालिटी दिखा रहे हैं तो आपका मिनिमाइजेशन ड्यूअल में क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होंगे, मतलब कि अनरिस्ट्रिक्टेड साइन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसमें। तो ये था। अब मैंने तो आपको क्वेश्चन में पूछा था इक्वालिटी का, हो सकता है आपका आप पूछ सकते हैं लेस देन इक्वल टू में क्या होगा, इसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा, या फिर जब जेथ वेरिएबल यहाँ पे है ith वेरिएबल की बात, यहाँ पे आती है जे, और ये याद रखना है अब यहाँ आई है तो यहाँ जे है। जब जे हमारा वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, या फिर वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है, तब इस केस में मिनिमाइजेशन में क्या चेंजेस आते हैं, ये टेबल आपको करनी होगी लर्न। ठीक है, ये आपको लर्न करनी होगी, फिर आप
प्रैक्टिस क्वेश्चन थ्योरी करेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, अब आप बैक करके देखना कि वो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा था। ये टेबल ही लिखी हुई है, उसमें टेबल याद होगी, आप इजीली मार्क कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं जरा आपको उसको क्लियर कर देती हूँ। So next question is Vogel's approximation method is connected with। तो ये किससे कनेक्ट करता है, ये क्वेश्चन में मैंने आपको पहले कराया हुआ है। ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन मैथ। तो वीएम सॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस। जब हम हमारा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक करेंगे तब आपको पता चल जाएंगे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। तो इसमें क्या होता है, पेनल्टी कॉस्ट आर डिटरमाइंड द इनिशियल पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन द interactive procedure. The VM finds a क्लोजेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सोल्यूशन। तो बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि VML मेथड क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका VAM solves the transportation difficulty by finding a initial workable solution, ठीक है। तो अभी तो ये क्लियर नहीं हो रहा है, मगर अभी टाइप्स के बेसिस पे करें। नेक्स्ट में हम जब हमारा ये असाइनमेंट प्रॉब्लम करेंगे, इन्वेंट्री प्रॉब्लम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, पर्ट करेंगे, तो हमें ये क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसिडर द गिवन प्रॉब्लम। आपको इक्वेशंस गिवन है, ये आपको कंस्ट्रेंट गिवन है बेसिकली, ठीक है। आपको ये कुछ ऑप्शंस गिवन है, आपको क्या करना है, आपको फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना गिवन है, आप क्या कर सकते हो, इसको देख के आप क्या सोच सकते हो कि हम ग्राफ बना के देखते हैं फिजिबल रीजन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने दोनों इक्वेशंस के लिए एक्स वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे 0 0 के साथ, और आप देखना कि मैं कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप कहते हैं ना कि मैम टाइम लगता है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो वो कितना इजीली सॉल्व होगा। अगर ये 0 रखा तो y हमारा 100 आ गया। इक्वालिटी को हम हटा देते हैं, इन इक्वालिटी से हम इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे, इक्वल ले आते हैं। यहाँ पे आपने ये 0 रखा तो आपका ये कितना आ जाएगा, हमारा ये 20 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। एक बार ये 0 रखेंगे तो एक बार ये 60 आएगा, ये 0 रखेंगे तो एक बार ये 60 आएगा। सिंपल। अब इसे ग्राफ में प्लॉट करना है हम लोगों को, तो हम पॉइंट्स ले लेंगे। मान लो अभी मैंने सिर्फ ऐसे रफली पॉइंट्स ले लिए हैं। आप 20 का गैप ले लो, 20 या 10 20 30 40 50 60 तक, यहाँ पर 50 60 तक यहाँ। तो उसके बाद आपका ये ऐसे रीजन आ जाएगा, ठीक है। आपने देखा आपका कॉमन रीजन देखना है हमें 0 0, तो 0 0 दोनों में पॉइंट डाल के देखेंगे, तो दोनों 0 0, तो क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 100, तो लेस देन तो है। तो ये वाला पॉइंट हमारा एक, मतलब कौन सी वाली लाइन थी, 5x वाली, मतलब आपका 5x वाली पॉइंट है ये, तो ये ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। दूसरा वाला x प्लस वाई, ये भी दोनों 0 प्लस 0 हो जाएगा, तो ये भी लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन तो है ही, एक चीज तो फॉलो कर रहा है, तो ये भी ओरिजिन की तरफ मार्क होगा। तो कॉमन रीजन हमारा ये आ जाएगा। कॉमन रीजन आ जाएगा तो कॉमन रीजन के पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम निकाल लेते हैं, वो मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है। 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, x प्लस में y इक्वल्स टू 60, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वाई वाई कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4x इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 40, x आपका आ गया 10, x आ गया 10, वैल्यू पुट कर दो, 10 प्लस में y इक्वल्स टू 60, तो आपका y क्या आ जाएगा 60 माइनस 10 50, तो आपका 10,50 आ गया। एक ये पॉइंट भी निकल आया। अब दूसरा हमारा शो हो ही रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स देखो, 60,0 ये आपका कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 20,0 है हमारा ये फिजिबल पॉइंट है, 0,60 है हमारा फिजिबल पॉइंट है, 10,50 है हमारा फिजिबल पॉइंट है। तो ये मतलब ये अब आप ऑड इवन आउट करके ये ऑड आया, तो मतलब ये आपका आंसर नहीं है, तो आपने ये मार्क कर दिया, सिंपल, ठीक है। अभी तो मैंने आपकी वजह से थोड़ी कैलकुलेशन धीरे करी है, मैं इसको जल्दी भी करके सॉल्व कर सकती थी। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि आपको ये खुद ही देखना होगा कि ये तीनों तो आंसर है, तीनों तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव या फिर 1 2 3 4 तो करेक्ट नहीं लिखा है, तो उसका मतलब जो ऑड है उसको टिक कर दो, वही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सिंपलेक्स मेथड इज द फॉरवर्ड कॉलम ऑल द एंट्रीज आर नेगेटिव और जीरो व्हेन चूजिंग लीविंग वेरिएबल देन। अब क्या होता है कि आपके कॉलम्स में सिंपलेक्स मेथड में वैल्यूज एंट्रीज क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है या फिर जीरो आ रही है। उस केस में आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड। क्या है, द मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सिंप्लेक्स सॉल्व्स लीनियर प्रोग्रामिंग इशू। तो ये क्या है आपका सिंप्लेक्स मेथड, क्या है, एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग इश्यूज को सॉल्व करता है। द एल्गोरिथम इंटरएक्टिवली डिटरमाइन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय पिकिंग अ पावर्ड कॉलम, द कॉलम विद द लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो।
इसका मतलब क्या होता है कि आप वो कॉलम उठाते हो जिसमें सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो की, ठीक है। और पाइवट रो क्या होती है, जिसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो ऑफ द राइट हैंड साइड वैल्यू ऑफ द पाइवट कॉलम एंट्री। द पाइवट एलिमेंट अपडेट्स द टेबुलर अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बेसिकली क्या है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की मैट्रिक्स बनाई जाती है, उसमें कुछ कॉलम और रोज का काम होता है, तो उसके बेसिस पे हम बता देते हैं कि ये अनबाउंडेड है या फिर बाउंडेड है। आपने अगर देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन में आपका एक अनबाउंडेड को करके ना क्वेश्चन आया है, तो आप देख सकते हैं कि सिंपलेक्स मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको अब सिंपलेक्स मेथड ही कराऊंगी क्योंकि सिंपलेक्स मेथड के क्वेश्चंस आए हैं। अभी आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होंगे, ये बेसिकली मैंने पहले आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर मैं आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगी। अभी आप अगर थोड़ा पढ़ सकते हैं, थोड़ा याद कर सकते हैं, चीजें आपको याद भी करनी है, लर्न भी करनी है, हम प्रैक्टिस करेंगे तब तो आपको इजीली कनेक्ट कर लोगे, तो आप उसके बाद ये क्वेश्चंस करना, ठीक है। कल मैं आपको सिंपलेक्स मेथड ही कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इसकी पूरा वो लिखा हुआ है कि सिंपलेक्स एल्गोरिथम कैन नॉट डिस्कवर सोल्यूशन फॉर ऑल द पॉइंट नेगेटिव। ये यही बताया कि अगर सारे कॉलम नेगेटिव या जीरो हो जाए तो सिंपलेक्स एल्गोरिथम का आंसर नहीं निकल आता है, ठीक है। कैन नॉट फाइंड फिजिबल सोल्यूशन इन ईदर सिनेरियो, आप निकाल ही नहीं सकते। द प्रॉब्लम में बी रिक्वायर अ डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम और अप्रोच। तो ऐसी प्रॉब्लम में एक अलग तरीके की ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम अप्रोच यूज होता है। जब आपका रीजन नहीं निकल पाएगा तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है, कोई आपका सोल्यूशन नहीं आया, कोई फिजिबल रीजन नहीं आया। नेक्स्ट चलते हैं। In a linear programming problem, the restriction or the limitation under which the objective function is to optimize are called. This is also a repeated question. तो वो कौन से होते हैं जिसमें limitations और restrictions लगे होते हैं objective function के, उसको क्या बोलते हैं हमारे, उसको हम हमारे constraints बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपके पास रीजन है represented by x लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बताना है आपका रीजन कौन से उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं आपको बताई थी क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स आपका नेगेटिव एक्सिस में आता है और ये आपका वाई नेगेटिव एक्सिस है। तो यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब कि एक्स हमारा नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, ऐसे ही वाई हमारी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। तो दोनों केस जब दोनों ही नेगेटिव ना हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ पर आपका क्या है, एक्स आपका नेगेटिव है और वाई आपका पॉजिटिव है। ये ये आपका माइनस नेगेटिव प्लस पॉजिटिव है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। यहाँ दोनों ही आपके नेगेटिव नेगेटिव हैं, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। और यहाँ पर आपका एक्स पॉजिटिव है और आपका वाई नेगेटिव है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ऐसे आपको क्या है, डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखा हुआ है, वो आपको कैसे दिखाएंगे, वो आपको कैसे लिख के दिखाएंगे, ऐसे लिख देंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर उनको लिखना होगा x नेगेटिव दिखाना है तो x लेस देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन अब जब हमारा x लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब कि x हमारा नेगेटिव है मगर y हमारा पॉजिटिव ही है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, जिसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। ऐसे ही अगर लिख दिया जाए कि x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और y लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो गया, ये तो आपका पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, इसमें आपकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी। नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। और जिसमें आपका लिख दिया हो कि x भी लेस देन इक्वल टू जीरो है और y भी लेस देन इक्वल टू जीरो है, मतलब कि आप नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो, तो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये आपका ग्राफ के थ्रू है, ग्राफ में कैसे क्वाड्रेंट लाई करते हैं कौन से रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज। अब क्या होता है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन प्रॉब्लम है उसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हो जाता है वो क्या करना होता है, फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज, जो फंक्शन हमको ऑप्टिमाइज करना है, जिसका ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। A set of value of decision variable that satisfy the linear constraint and non-negativity condition of LLP is called its। क्या हो रहा है कि वो वेरिएबल जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं सारे तो लीनियर कंस्ट्रेंट्स को, ठीक है, और जितनी भी नॉन नेगेटिव कंडीशन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एलएलपी की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की सारी चीजों को सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज फिजिबल रीजन, ठीक है। तो फिजिबल सोल्यूशन इन अ प्रॉब्लम linear programming is a set of variable
वैल्यूज फॉर डिसीजन वेरिएबल्स इन द प्रॉब्लम, उनको हम डिसीजन वेरिएबल भी बोलते हैं। सेटिस्फाई करते हैं सारे कंस्ट्रेंट्स को, मीट करते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशंस को, ठीक है, कि जैसे वैल्यूज गिवन होती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब वैलिड सोल्यूशन होते हैं बट नॉट नेसेसरी भी ऑप्टिमल सोल्यूशन। आपको क्या होता है, वैलिड सोल्यूशन आ जाते हैं। फिर हम ऑप्टिमम कैसे निकालते हैं, हम उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके वैल्यू देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू किससे आएगी या मिनिमम वैल्यू किससे आएगी, तो वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाता है। फिर the starting point for finding the optimal solution which optimize the objective function। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट बता देता है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमाइज हो सकता है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग भी लास्ट। ठीक है, अब है आपको मैक्सिमाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है आपका z इक्वल्स टू 3x प्लस में 5y। आपको कंस्ट्रेंट गिवन है कि x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 21, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 9 और x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब y भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू y, मतलब कि नॉन नेगेटिव। ठीक है, आपका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रैक्टिस करते चलते हैं, पीछे पीछे का भी हमने जो पढ़ा है। तो अब आपको कंस्ट्रेंट गिवन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि आपको मैक्सिमाइज करना है। आपको बताना है कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमाइज हो रहा होगा। मैक्सिमाइज तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो आप तो वैसे भी अगर खुद से देखेंगे तो 37 आ रहा है। पर लेकिन क्या हो सकता है, कई बार हो सकता है ना कि आपको कुछ भी पॉइंट्स दे देते हैं, जरूरी नहीं है कि ये 37 दे दिया तो यही हो सकता है, ये पॉइंट ही ना हो। तो इसलिए हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते कि हमने डायरेक्ट देख लिया इधर ये तो ग्रेटर है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ये इसका सोल्यूशन हो ही ना, तो हमें निकालना पड़ेगा और इसके लिए हम ग्राफ का यूज नहीं करेंगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये है इसका सोल्यूशन। आपके पास z गिवन है, इनइक्वालिटीज गिवन है, आपको पहले इसको इक्वालिटी में चेंज किया, आपकी इक्वेशन 1 सेकंड थर्ड आ गई। ठीक है, इनइक्वालिटी की जगह हमने इक्वल्स टू लगा दिया। तो पहले हम 1 2 को सॉल्व करें। 24, ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें हम एक भी किसी भी एक चीज को वेरिएबल को सेम कर लेते हैं, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की। तो ये क्या हो जाएगा, 12x प्लस 4y इक्वल्स टू 84। जब 21 किया 4 से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव साइन है तो दो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस का 11x माइनस का 60, माइनस माइनस कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई में है तो नीचे के डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका 60/11x आ गया। y की वैल्यू पुट करने के लिए आप x में यहाँ पर 60/11 पुट कर दें प्लस 4y इक्वल्स टू 24। सॉल्व करेंगे तो आपकी y की वैल्यू हो जाएगी 51/11। अब आप क्या करोगे, z में ये जो नए पॉइंट्स आए हैं हमारे पास 60/11 और 51/11 पुट करके देखेंगे कि कितना आंसर आया। तो ये आया 39.54। ठीक है, ऐसे ही फिर हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा 2 और थर्ड को। सेकंड और थर्ड हमने अपनी वैल्यू पुट करी, से आपका x 6 आया है, y आपका 3 आया है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप इस इक्वेशन को भी। ये तो बहुत इजी है सॉल्व करना, क्योंकि आपके y y सेम है, तो 2x इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 11 में से हमारा 4 और ये हमारा 14, x हमारा आ गया, सॉरी ये कितना आ रहा था, ये 11 में से हमारा यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, तो आपका x आ गया 6 और y की वैल्यू पुट कर देंगे हम 6 प्लस में y इक्वल्स टू 9, तो y आपका 3 आ गया। फिर z में जो आपका मैक्सिमाइज करना है उसमें वैल्यू पुट करके देखा तो आया 33। अब आपकी एक और इक्वेशन बची है, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ सॉल्व करना रह रहा है, तो उससे आपका y आएगा 5, x आएगा 4। मैं आपके लिए यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ, आप सॉल्व करना। ये भी मैं आपको सॉल्व कर ही देती हूँ, इजीली हो जाएगा। 3y इक्वल्स टू हमारा ये कितना आता है, यहाँ से आप इसको 14 में से आपका 6, ये आपका 5 आएगा और ये 15, y आपका आ गया 5। वैल्यू पुट कर देंगे आप, x इक्वल्स टू प्लस में 5 इक्वल्स टू 9, तो आपका x आ गया 4। फिर आप इसको जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट करी तो आपका आया 37। ठीक है, तो ऑप्शन में ना आपका 37 गिवन था एट 4 एंड 5। ये वाला आपको ऑप्शन ही गिवन नहीं था। अगर आपको ऑप्शन गिवन होता 60/11 और 51/11 का 39.54 के साथ, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक कर देते, क्योंकि यही आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। मगर ऑप्शन में आपको ये वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है जिससे सबसे मैक्सिमम आ रहा है, जो आपका थर्ड था जिसमें 37 एट 4 एंड 5,
पॉइंट्स पे था। ये आपका लास्ट वाली जो इक्वेशन सॉल्व करी हमने, ये वाली, ये आपकी सबसे मैक्सिमम आई थी। ऑप्शन में ये नहीं था, अगर ये वाला पॉइंट ऑप्शन में होता तो हमारा आंसर ये होता। हमारा ऑप्शन इसमें नहीं गिवन था, तो जो हमारे पास सेकंड मोस्ट मैक्सिमाइज वैल्यू आई थी वो आई थी 4 और 5 पे, दैट इज 37। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस करना, इसका जैसा क्वेश्चन मैं कल भी लेकर आऊंगी, सिंप्लेक्स मैथड करेंगे तो क्लियर हो जाए। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर कल हम करेंगे इसके मैथड्स, हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के। उसके बाद हम ये चैप्टर कल कर देंगे हमारा वाइंड अप। ठीक है, मेरी तरफ से हमारा वाइंड अप हो जाएगा कल, क्योंकि कल मैं आपको थ्योरी पार्ट कराऊंगी। मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं, मैंने जो इसमें इंपॉर्टेंट नई नई चीजें आई थी निकल कर, जैसे कि आपका सिंप्लेक्स मेथड, वो करेंगे। फिर उसके बाद हम हमारा ट्रांसपोर्टेशन और हमारा असाइनमेंट पे जाएंगे। टाइम सीरीज भी है, वो भी हमें करना। सो बाय बाय, टाटा। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।